इसी ऊर्जा के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन हेतु मैं माननीय मधुलिका मैम को आमंत्रित करती हूँ। परंतु उसके पहले मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैम ने इतने धैर्य के साथ हमारे साथ बनी रही। आपका धन्यवाद मैम, और अपना अमूल्य क्षण हमें प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम के परिचय के क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि आप 1984 से बीएचयू में अपना योगदान दे रही हैं। आप फैकल्टी ऑफ साइंस में डीन के तौर पर भी कार्यरत रहीं। वर्तमान में आप जेसी बोस में नेशनल फेलो तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी बीएचयू की चेयरपर्सन के पद पर दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आपने शोध क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। एयर एंड सॉइल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज तथा साथ ही मध्य भारत एवं वाराणसी में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की खोज हेतु कड़ी तपस्या के साथ फील्ड वर्क किया। मैम, आपका सहृदय धन्यवाद कि आपने हमें स्वच्छ वसुंधरा प्रदान करने का शोभनीय प्रयास किया है। अब मैं मैम से यह अनुरोध करती हूँ कि मैम अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी, कोऑर्डिनेटर, भारत अध्ययन केंद्र, इस कार्यक्रम की कन्वेनर डॉक्टर गीता योगेश भट्ट, डॉक्टर भट्ट जो अभी यहाँ पर थे, और सभी माननीय योग के जो गुरुजन हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और हम सभी जो यहाँ पर आज के दिन योग को सीखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी के बीच में अपने को पाकर के मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है, और सबसे बड़ा तो हर्ष का अनुभव ये हो रहा है कि आप सबके साथ आज योग की बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उनको मैंने खुद भी किया और आप सब के साथ किया। आप सब जो यहाँ सीखने आए हैं उनमें सब बहुत कम उम्र के लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो थोड़े ज़्यादा उम्र के होंगे, लेकिन मैं शायद सबसे ज़्यादा उम्र की होंगी। तो आपके ताल से ताल मिला करके मैंने जो कुछ भी किया, और उससे कितना हर्ष का मुझे हो रहे हैं महसूस, इसकी कल्पना आप अभी नहीं कर सकते हैं। जब हमारी उम्र में जाएंगे तो आप ये कल्पना कर सकेंगे। आज आप सभी अभी थोड़े देर पहले सुन रहे थे कि भारतवर्ष के ही लोगों की वजह से जो हमारी एक प्रणाली थी योगा की, उसको पूरे विश्व में इतना मान और सम्मान मिला कि इंटरनेशनल योगा डे 2014 में डिक्लेयर किया गया है, और उसके बाद सारे लोग पूरे विश्व में योगा के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। मेरा बहुत विदेशों में जाना होता है। 2023 में करीब 11 महीने मैं अमेरिका में ही थी, और मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पे अमेरिका के लोग ने योगा सेंटर खोल के वो कितनी कमाई कर रहे हैं। जो विधि आपसे गई, आपके पुराने ग्रंथों से गई, आपके लोगों से गई, वो विदेशों में लोगों के रोजगार परक क्रियाओं में कार्य आ रही है। तो ये कितना बड़ा योगदान है भारतवर्ष का इन सब के लिए। वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग जब योगा करते हैं उसी के साथ धीरे धीरे मेडिटेशन में जाते हैं। आज जब यहाँ से ये कहा जा रहा था कि आप ऐसा सोचिए, आप नाड़ी के पास उसको महसूस करिए, आप यहाँ उसको ऐसा करिए, ये क्रिया करते करते वो महसूस हम रोज़ नहीं भी करते हैं तो भी हमें वो चीज़ महसूस हो रही थी। बाद में मैडम भट्ट ने जब बहुत सारी अच्छी बातें बोलते बोलते धीरे धीरे हम लोगों को उस अवस्था से ऊपर आने के बारे में कहा, तो हमारे जैसे लोग जो रोज़ योगा नहीं करते हैं उनको भी वो महसूस हो सका। आप में से बहुत लोग डिप्लोमा कर रहे हैं,
बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत चीज़ें जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने जो अपने स्कूल में पीटी सीखी थी, वो पीटी मैंने अपनी ज़िंदगी भर की। आज भी मैं बैंड हो लेती हूँ, मैं 67 साल की हो चुकी हूँ, मैं पैर रख करके बैठ सकती हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक तो भगवान की कृपा है कि कोई ऐसा रोग नहीं हुआ घुटनों में और इसमें, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो आज आप लोग बहुत सालों से कर रहे हैं या करेंगे, वो मैं अपने बचपन के अपने स्कूल से कर रही हूँ। तो जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जब आप आते हैं तो वो प्रोग्राम के दिन ही मत करिए, उसको अपना डेली रूटीन बनाइए। मैं एक बात फिर से आपको कहना चाहती हूँ जो अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत सवेरे नहीं उठती हूँ। मैं क्यों नहीं बहुत सवेरे उठती हूँ कि मैं अपने घर को भी संभालती हूँ, मेरे बच्चे भी थे, और मैं अगले दिन मुझे पढ़ाना भी था। मैंने 40 साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नौकरी की है। मैं 24 प्लस साल से नौकरी कर रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो पढ़ाने के लिए मुझे तैयारी करनी होती थी, सवेरे खाना बनना है, बच्चों को जाना है, मैं नहीं कर सकती थी। तो मैं रात में जितनी देर तक जगती थी, ये नहीं कि 1 बजे तक जगती थी, 12 से तो पहले सो ही जाती थी, बट 11:30 जरूर हो जाता था। इसलिए मैं बहुत सवेरे चाह के भी 5 बजे और 6 बजे नहीं उठ पाती थी। लेकिन मेरी पीटी नहीं छूटती थी। बच्चों को स्कूल भेज के मैं अपने जो भी एक्सरसाइज करना जानती थी मैं वही करती रहती थी। एक समय पे कभी मेरे 10 साल पहले घुटने में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा मुझे आर्थराइटिस हो गया। जाके मैंने एक्सरे वगैरह कराया, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो काफ मसल इतना खड़ी रहती हैं, खड़े क्लास करते हैं, घर में खाना आजकल खड़े भाव के बनता है, सब कुछ करते हैं, आप बेंडिंग की बहुत एक्सरसाइज करती हैं। अब आपकी उम्र 55 साल हो जाने पर बेंडिंग की इतनी एक्सरसाइज करने के लिए सही नहीं है। आपके गुरु लोगों ने यहाँ पर जब भी आपको किसी बात को करने को कहा तो कहा कि अगर ये है तो ये मत करिए, ये है तो ये नहीं करिए, ये है तो ये नहीं करिए। यही है, इसी के लिए योग विद्या के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपको को देखते हुए आपको आपकी एक्सरसाइज को बताएंगे और फिर आप उसको करें। और जो एक सबसे बड़ा महसूस एक वैज्ञानिक की तरह मुझको होता है वो ये होता है कि जब आप ये ठीक से सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो इस सांस का बहुत ज़्यादा पार्ट आपके ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन का ऑक्सीजनेशन होता है। और जो ब्रेन का ऑक्सीजनेशन होता है तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी वायु वहाँ आ जाती है, अच्छी पॉजिटिविटी वहाँ आ जाती है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ आपको करना है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट का मैनेजमेंट ही आपकी ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी के लिए आपको योग, आपका एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को, आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। उस आत्मा को जिसको हम नहीं सोचते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन उसको एक जो सुकून मिलता है, उसमें योग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी के साथ धीरे धीरे मेडिटेशन में जाते हैं, इसी के साथ किताबें पढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ये सब यहाँ नहीं आए हुए, मैं ये सारी बातें उनसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें अगर अपने वेट पे कंट्रोल रखना है तो इसी तरह रखना है। वेट का कंट्रोल, मेरी अपनी बेटी का वेट कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं उससे यही कहती हूँ कि बेटा उस वेट कंट्रोल को करने के लिए माँ का जो खाना है वो बहुत सादा है, और वो मैं किसी के कहने से नहीं खाती हूँ। मेरा जब हो गया तो मतलब हो गया, मुझे क्या खाना है। अगर मैंने ऐसा नहीं है मैं बाहर नहीं खाती हूँ, अगर मैंने बाहर खा लिया तो अगले दिन बहुत हल्का खाती हूँ।
तो इस तरीके से हमें अपने बारे में सोचने के लिए भी योगा ही सिखाता है या एक्सरसाइज ही सिखाती है। और जिस दिन आपको परेशानी लगने लगेगी कि इस एक्सरसाइज में हमें ये परेशानी हो रही है, आप जान जाइएगा कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो आप उस बदलाव के लिए काम करेंगे। मैं सब पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको एक्टिव रहना है, आप नहीं बहुत सवेरे 4 या आपको उठना चाहिए 4-5 बजे, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। आपके गुरु लोग कहेंगे कि ये सबसे पहली प्रीचिंग होती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताने की कोशिश में ये बात बता रही हूँ कि अपने लिए समय निकालिए। अपना समय, जो इधर उधर के सारे यंत्र हैं सबके पास, उनसे दूर रख करके अपने लिए समय, अच्छी चीज़ें पढ़िए। आप सब कुछ इसी पे पढ़ते हैं। आज भी मैं बताऊं कि जो लोग किताब पढ़ते हैं वो चीज़ों को कहीं अच्छी तरीके से आत्मसात करते हैं इन सब के लिए। तो जो ये सारा दिवस हमारे साथ, हम बहुत देर नहीं बोलेंगे, आपके साथ मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत अच्छी बात कही गई है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जब हम अर्थ की पूरी बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं हमने भारतवर्ष को ऐसा रखा है तो भारतवर्ष ठीक है, बाकी सब जैसा रहे चल जाएगा। कोई देश अपने बारे में ऐसा सोचता है, बट ऐसा नहीं है। जिस परमात्मा ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, नेचर को बनाया है, उन्होंने एक तरह से बनाया है, एक कैरिंग कैपेसिटी से बनाया है। जब भी उसके बियॉन्ड कुछ होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ अपने आप हो जाती हैं। आपने देखा कि 100 साल के बाद फिर से जब कोविड आया, कितने लाखों लोग मर गए। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। हमारे साइंस इस बात को कहती है कि जब एक एरा था जब डायनासोर्स थे, बड़े बड़े पौधे थे, फिर वो कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई उनके लिए, तो वो पूरा एरा, जुरासिक पार्क आप लोगों ने मूवी देखी होगी, 4 उसमें आई है, वो सब खत्म हो गए, एक सम वही थे। उसके बाद दूसरा एरा आया, अब जो मॉडर्न एरा हो रहा है, इसमें भी हमें ये सोच के चलना है कि वन अर्थ वन हेल्थ। हम जब ठीक रहेंगे, हमारे विचार सही रहेंगे, तो हम दूसरे के लिए भी अच्छा करेंगे, और हम जब दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो हम दोनों मिल के करेंगे। फिर हम सब समाज के लिए करेंगे, हम सब स्टेट के लिए करेंगे, हम देश के लिए करेंगे, और हम पूरे यूनिवर्स के लिए करेंगे। ऐसा हो नहीं रहा है आजकल, युद्ध ही युद्ध हो रहा है ना, सबकी सुप्रीमेसी है, क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं है। तो दिमाग को भी शांत रखने के लिए हमें जो है योगा बहुत बड़ी चीज़ देता है। और जब हम बहुत हार्मोनी से रहते हैं, तो हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सोचते हैं वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं सोचते हैं। हम एक समय डेवलपमेंट की बात होती थी, आज आप सब जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आप विकास करें, विकास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। अपने विकास के क्रम में आप सारे रिसोर्सेज को, हर अच्छी चीज़ों को इतना ना इस्तेमाल कर लें। हमारे देश में आप सब जानते होंगे कि विगत 10-15 सालों में हमारी ग्रीनरी बहुत बढ़ी है। हमारे फॉरेस्ट जो कटे थे, वो फॉरेस्ट वैसे नहीं जल्दी चले आएंगे, लेकिन हर जगह जो पौधे लगाए जाने की बात हो रही है, हर जगह जो ये सब करने की बात हो रही है, बढ़ रहे हैं। मैं अभी 16 तारीख को कुमायूं स्टेट से लौट रही हूँ। जिन नंगे पहाड़ों को मैं आज से 10-15 साल मैंने देखा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि उन्हीं के लोगों के प्रयास से, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रयास से हर काम नहीं हो सकता है जब तक कि समाज और लोग उसमें नहीं जुड़े। हमारे पास यूथ हैं, हम सबसे यंग कंट्री हैं इस वर्ल्ड के, और बहुत दिनों तक हम बहुत यंग कंट्री बने रहेंगे। तो आपके ही कंधों पे बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियां हैं, और आप यहाँ आज सब एकत्रित हुए हैं। आप सब ने बहुत सारी योगा की क्रिया की हैं,
आप सब अपने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सकें और इसी मोटो के साथ काम करें कि वन अर्थ वन हेल्थ। वन हेल्थ मीन्स हम सबकी हेल्थ मिलकर ही पूरे अर्थ की हेल्थ है। मैं तो इन्वायरमेंटल साइंस की ही एक्सपर्ट रही हूँ। मैंने बहुत सारे कार्य इस तरह के किए हैं, क्लाइमेट चेंज तक के काम किए हैं, और मैं साइंस बैकग्राउंड की भी होते हुए आप सबको आश्चर्य होगा कि मैंने सोसाइटी लेवल पर बहुत काम किया है। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें कि अगर दूषित पानी को लोगों में दिया जा रहा है तो उनमें किस लेवल तक की बीमारी हुई है, क्या बदलना चाहिए, इसके लिए पॉलिसी में इंटरवेंशन किया है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनमें से कुछ पॉलिसीज़ को बदला है या लोगों को उसके लिए जिनको नुकसान हुआ था वो दिया था। तो हम अपनी जगह ही सिर्फ रिवोल्यूशनिस्ट ना बन करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी। मैं आप ही के तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MSc पढ़ने के लिए आई थी। साइंस में इतनी पढ़ाई होती थी उस समय कि हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने का नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब से मेरी नौकरी लगी मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करके स्वांतः सुखाय के लिए काम करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं बहुत सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ उस सेल्फिशनेस ने मुझे मेरे फिजिक को भी, अब मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी असाध्य हो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसी मैं आपको आज दिख रही हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने घर के भी सारे काम करती हूँ। मैं अपनी आज भी पढ़ाई के काम करती हूँ, इसीलिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JC बोस फेलोशिप दी है और मैं यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में काम करती हूँ। मैं विदेश में थी, प्रोफेसर आपके अभी जो वाइस चांसलर साहब चले गए, NEP यहाँ लागू नहीं हो रही थी। उन्होंने मेरे आने के बाद मुझसे कहा कि आपको मैंने हटाया नहीं था, आप 11 महीने नहीं थी, तो आप अपनी पहचान बनाइए कि जब आप ना हो तो लोग आपको खोजें। तो मैं अब बहुत ही मतलब ये सुख की बात है, मैं क्यों योगेश भट्ट जी के करीब आई, मैं क्यों आर्ट्स के डीन के साथ आई, मैं क्यों सोशल साइंस के डीन के आई हूँ, क्योंकि मैंने NEP इम्प्लीमेंटेशन में मैं रोज़ अपनी कार से लोगों के यहाँ जाती थी। मैंने कभी कोई कार नहीं किसी से मांगी। मेरा ऑफिस ही मेरी मीटिंग का, मेरा जो कमरा 5 लोगों को बिठा सकता है वो 5 लोगों की मीटिंग का क्षेत्र होता था और कुछ और होता था। तो आप सबको बहुत व्यवधान आएंगे जीवन में, किसी का भी जीवन आप देख लीजिए बिना व्यवधान के नहीं है, लेकिन जब आप अपने को मजबूत रखेंगे, अपनी हेल्थ को मजबूत रखेंगे, तभी आप वन अर्थ को सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं सोच सकते। नहीं तो जब हमारी यहाँ की परेशानियाँ ही हमको इतना परेशान कर देती हैं कि हम कुछ नहीं सोच सकते। ऐसे पल हमारे जीवन में आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लेकिन उसी का मैनेजमेंट बेटा आप सब लोगों को बताएं कि वही जीवन है और उसमें आप सब बहुत सफल हों, क्योंकि आप हम सबसे बहुत अच्छे हैं। हमारे ज़माने के लोगों से आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत चीज़ें आप जानते हैं। हमें एक पेपर को खोजने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बैठा होता था, आज आपके इस मोबाइल का यूज़ उस पर 1 मिनट में आप कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप बहुत ऊर्जावान हैं। इस योगा को करके और ऊर्जावान होइए, और सिर्फ अपने तक योगा मत रखिए। मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने तक नहीं रखती हूँ, मैं सबको ये बात कहती हूँ कि तुम ये करो। अब कोई नहीं माने तो मैं अपना दिमाग नहीं खराब करती कि उसने क्यों नहीं माना। मैं अपने ओन बच्चों के लिए बताऊं, अगर वो नहीं मानते और नहीं ये करें तो नहीं करते। अभी इस विंटर में योगेश भट्ट जी से हमारी मुलाकात हुई। हमारी बेटी USA में है, तो वो आई थी। वो उसको एक बीमारी हुई थी जिसके बाद वो चाहती थी कि अब मैं योगा करूं, तब मैं योगा करूं। वो 40 इयर्स की अभी हो गई है इसी जून में। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अब वो 5 दिन में तो कुछ कर नहीं सकती है, तो आपने एक वो दिया। तब भी वो कह रहे थे कि आप माँ हो करके, उससे इतनी बड़ी उम्र हो करके ये सारी चीज़ें कर लेती थी, जबकि मैंने योगा नहीं किया था। लेकिन उसने सीखा, और आज मैं बड़े गर्व से आपको बता रही हूँ, मैंने अभी आपको भी बताया कि उसने वो उन योगा की जो भी चीज़ें उसको याद थी, या इन्होंने अपना वो भेजा था वीडियो,
आज इस बच्ची को जो यहाँ पर वीडियो कर रही थी, उसको देखते ही मुझे योगेश जी ही याद आ रहे थे कि उस वीडियो में वो करते हैं और कुछ जो उसको सिखा पाए थे तो वो आज कर रही है। तो आप सब ये अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू करिएगा, ये आपको बहुत सुख प्रदान करेगा, ये मैं बता सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। और आप सबके दादी के उम्र के होने के नाते आप सबके उज्जवल जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें और अपने देश, समाज और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर सकें, इसके मेरा आशीर्वाद है आपको। और मैं मैडम भट्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के बीच वो हमें यहाँ लाई और आप सबसे मैं मिल सकी। और उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने भारत अध्ययन केंद्र के स्टूडेंट्स के साथ, जो दोनों स्टूडेंट श्रीलंका की और भारतवर्ष की यहाँ पर कंपेयर कर रही थी इस प्रोग्राम को, बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। और यही सबसे अच्छी चीज़ है कि हम नहीं थोड़ा देर से आए, हम पार्टिसिपेट किए, हमने कुछ काम किया। देर सवेरे तो यहाँ हो जाता है बारिश होने से, इससे उससे। और आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, योगा करें और पूरे हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम एक बात कही है उसके बारे में सोच रखें। धन्यवाद। Thanks a lot, ma'am, for sharing your valuable insight and experience. Your words have truly inspired. I hope you will keep guiding us. Thanks a lot. अब इस सत्र को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए अर्थात धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं हमारे भारत अध्ययन केंद्र में शिक्षक देवाशीष पात्रा सर से यह आग्रह करूंगी कि वे आए। भारत अध्ययन केंद्र में आयोजित योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का ये पहला सत्र समाप्त हुआ। मैं डॉक्टर देवाशीष पात्र भारत अध्ययन केंद्र की ओर से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संभाषण के लिए, स्वागत संभाषण के लिए भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी सर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसके पश्चात अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर मधुलिका जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ ही योगाभ्यास कराने के लिए डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। स्टेज में योगा प्रदर्शन कराने के लिए अंशिका यादव को मैं धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम के विविध सहायता के लिए भारत अध्ययन केंद्र के सभी शिक्षक तथा ऑफिस स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं। सर्वोपरि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को सटीक रूप से चलाने के लिए भारत अध्ययन केंद्र के समस्त विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। Thanks a lot, sir. We now invite you all to proceed for breakfast. Allowing prepare to nourish your body after mindful morning. Enjoy your meals and follow our volunteers. आप सभी से अनुरोध है कि अब आप नाश्ते के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायं मुदीरयेत् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को सादर प्रणाम।
मैं आस्था त्रिपाठी भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी ने देखा कि हमारे इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में कॉमन योग प्रोटोकॉल था और इस दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहायता से हम नई दृष्टि से जीवन में योग के महत्व को समझेंगे। आज हम एक नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को सादर प्रणाम। मैं आस्था त्रिपाठी भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी ने देखा कि हमारे कार्यक्रम के प्रथम सत्र में कॉमन योग प्रोटोकॉल था और इस दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहायता से हम नई दृष्टि से जीवन में योग के महत्व को समझेंगे। आज हम एक साधारण दिवस नहीं मना रहे, हम उस परंपरा को सम्मान दे रहे हैं जिसने मानव को शरीर, मन और आत्मा से जोड़कर जीवन जीने की कला सिखाई, योग। और आज का मंच केवल आयोजन मात्र नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा का प्रारंभ है। अब बिना किसी विलंब के हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र योग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की हमारी सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर एच ल्यूसी गेस्ट जी, जिन्हें दिव्या प्रभा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। महोदया, कृपया आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी मंच की गरिमा तब और बढ़ जाती है जब वहाँ ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हों जिनके कार्यों से प्रेरणा और दिशा दोनों प्राप्त होता है। अत्यधिक सौभाग्य के साथ मैं आप सभी को हमारी मुख्य अतिथि से परिचित कराने जा रही हूँ। महोदया का जन्म यूके में हुआ तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की। आपने अपने करियर की शुरुआत वित्त क्षेत्र में की, लेकिन बाद में भारत में आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ी। आपने अपने गुरु के निर्देशन में योग, दर्शन और संस्कृत में महारत हासिल की। 20 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ आपने विश्व भर में योग का अध्यापन किया और कई व्याख्यान प्रसारण दिए हैं। आप काशी योग महोत्सव की संस्थापक और डिवाइन लाइट रिट्रीट्स की सह संस्थापक हैं। आपने संस्कृत व्याकरण में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। आपकी उपलब्धियों में 2011 में शास्त्रीय गोल्ड मेडल भी शामिल है। आइए डॉक्टर दिव्य प्रभा महोदया का स्वागत करें, जो कि एक समर्पित योगी और विदुषी हैं। उनके सम्मान में तालियां बजाएं। मैं हमारे अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर डॉक्टर गीता मैम से अनुरोध करूंगी कि वह कृपया यहाँ पधारें और हमारी अतिथि को शॉल व रुद्राक्ष की माला प्रदान कर सम्मानित करें। मैं क्षमा चाहूंगी। काशी में जैसे काशी विश्वनाथ को पूजते हैं, वैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम महामना को पूजते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मात्र नहीं, उस विचारधारा के जनक भी थे जिन्होंने केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक ज्ञान तीर्थ बना दिया। भारत रत्न महान शिक्षाविद और हमारे प्रेरणा स्तंभ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पावन क्षण अब आ गया है। मैं आदरपूर्वक हमारे मुख्य अतिथि से
अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया मालवीय जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें तथा हमारे हिंदू धर्म की परंपरा का पालन करते हुए दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं दीपांशु से मंच पर पधारें और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। प्राणस्य मुखादग्निराजायत। ॐ शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तु ते। मध्याह्न दीपो नमोऽस्तु ते। ॐ आयातु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनीं गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो नमः। मैं डॉक्टर गीता मैम से यह अनुरोध करूंगी कि वह यहाँ पधारें और हमारे अतिथि को शॉल व रुद्राक्ष की माला प्रदान कर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार हम विघ्नहर्ता शुभारंभ के देवता श्री गणेश भगवान को स्मरण करेंगे, जिनके नाम लेने मात्र से सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कला की साधिका परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी लाक्षायनी, जो अपनी नृत्यमयी प्रस्तुति से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करेंगी। कृपया जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय
गणदैवताय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। लाक्षायणी के नृत्य की प्रत्येक मुद्रा, हर एक भाव और संगीत के साथ उनका तालमेल भगवान गणेश की महिमा को इतनी सजीवता और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हम दिल से उनका अभिनंदन करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मानव जीवन में जब बाह्य नियंत्रण से अधिक आंतरिक अनुशासन आवश्यक हो, जब भाग दौड़ और तनाव के बीच मानसिक शांति की तलाश हो, तब योग ही वह पथ है जो हमें संतुलन, संयम और समरसता की ओर ले जाता है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक सार्थक नाट्य प्रस्तुति जो आधारित है अष्टांग योग के प्रथम 2 चरणों पर, यम तथा नियम। जहां यम हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से समाज में नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ जीना सिखाते हैं, वहीं नियम हमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हमें स्वयं के भीतर झांकने और आत्मिक शुद्धि की प्रेरणा देते हैं। आज के बदलते युग में जहां जीवन में तेजी तो है पर ठहराव नहीं, जहां सूचनाएं बहुत हैं पर शांति नहीं, ऐसे समय में यदि हम केवल यम तथा नियम का भी अनुकरण कर लें तो जीवन में संतुलन, संयम और आंतरिक शक्ति स्वतः प्रकट होने लगती है। यह नाटक प्रस्तुति हमारे हिंदू अध्ययन के छात्रों द्वारा की जाएगी, जिसमें नीतीश रणवीर का पात्र निभाएंगे, अंकित योगानंद का, वहीं अंशिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पात्र करेंगी, शिवम तथा दीपांशु पॉडकास्ट करते हुए नजर आएंगे, किशन ध्रुव राठी तथा 4 ब्रह्मचर्य के रूप में आस्था, अंशिका, निधि तथा सोनाली नजर आएंगी तथा निधि इस नाट्य प्रस्तुति की निर्देशिका भी हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे संस्थान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का। दो बजे से लेना आपने चालू किया।
हेलो यस बॉस yes boss I will do boss okay boss चलो थोड़ा रील देख लेता हूँ। क्या आपको पता है कि योगा के कुछ स्टेप्स फॉलो करने से आपका सर्वाइकल पेन हमेशा के लिए दूर हो सकता है? करना कुछ नहीं है, अपने दाएं हाथों को अपने बाएं कंधों पर ले जाएं, अपने बाएं हाथों को अपने दाएं कंधों पर ले जाएं, एक लंबी गहरी सांस भरें और गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं। बस यही करना है आपको। See you in the next stream. Thank you. योग के 8 मार्ग होते हैं। क्या एलियंस के पास भी योग की विद्याएं होती होंगी? नमस्कार। भारत सरकार ने जितना योग पे की है उतना मेहनत रोड पे की होती तो भारत कहीं और होता। भारत योग की नहीं, रोड की जरूरत है। अरे अभी कौन आया यार? अरे भाई आओ 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 अंदर आओ, बैठो। और भाई कैसा है? मैं बढ़िया, तू बता। कुछ नहीं यार, वही रोज रोज का टिक टिक और का गुलामी करना। सुबह उठो, भागो, कमाओ, घर आओ, एंटरटेनमेंट करो और सो जाओ, यही जीवन में चल रहा है। दिक्कत है तो यही चाहता था। अरे हाँ भाई, चाहता तो था और ऊपर से ये गर्दन में दर्द जो है हमेशा बना रहता है। एक अच्छी बात है, मैं ना योगा करना स्टार्ट कर दिया। योगा पहली बात तो योगा में योग होता है और दूसरी तुझे योग करके भी शांति नहीं मिल रही, असंभव। कहीं तू भी आसन मात्र को तो योग नहीं समझ रहा। मतलब ये है महाराज, योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन। चल भाई, वो पॉडकास्ट ना मैं भी देखा हूँ। भाई मैं पॉडकास्ट देख के बात नहीं कर रहा। तो याद नहीं बचपन में सब योगी योगी कह के चिढ़ाते थे, मैंने योगा में तो नहीं कहा। अच्छा हाँ हाँ भाई ठीक है। देख मैंने ना योग के मार्ग पे चलना प्रारंभ किया और पाया कि अगर कोई यम नियम का भी पालन कर ले उसका जीवन सच में जीवन हो जाए। लेकिन आजकल लोग आसन को ही योग समझ बैठे हैं और उसी के प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं। तो भाई ये यम नियम है क्या? महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के अद्भुत 8 मार्ग बताए जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और श्वंगानी। अरे भाई भाई क्या बोल गया, कुछ समझ में नहीं आया। देख, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आर द 8 limbs ऑफ योग। मतलब अभी ये मैंने जो बोला ये योग के 8 अंग हैं जिनमें से यम, नियम, प्राणायाम भी करें। वही तो पूछ रहा हूँ भाई कि यम क्या है। जब मैं यमराज से मिल जाऊंगा तब बताएगा कि यम क्या है। भाई डर कितनी स्टोरियां लगाते हैं। अरे बताइए महाराज। देख, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये 5 यम हैं। सौच, संतोष, तपस्या, त्याग, सत्प्रधानी, ये 5 नियम हैं। अच्छा तो ये यम जो है वो उसके बारे में कुछ और बताओ। जैसे मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं, देख जैसे तू किसी को सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रहा है तो यहाँ पे तू हिंसक हुआ। लेकिन अगर सामने वाला तुझे तेरे बात मना करने पे भी फोर्स कर रहा है, तू वहां पे अगर मना करे तो वहां तो आत्मरक्षा कर रहा है। लेकिन इस तेरी आत्मरक्षा से सामने वाले को जो कष्ट हुआ उसका जिम्मेदार तो तनिक भी नहीं है। वहां तो
अच्छा, तो ये हिंसा का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, मैं हिंसा का तो पालन कर लूंगा, लेकिन भाई सत्य का पालन कैसा करूंगा? कैसे पॉसिबल है? क्या बात कर रहे हैं? सत्य का पालन करना हम भारतीयों के लिए कब से कठिन हो गया? चंद्र करे, सूरज करे, रे जगत का बहार, दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को डरे सत्य विचार। हम ऐसी धरती से हैं जहां सत्य के उदाहरण भरे पड़े, और तू पूछ रहा है सत्य का पालन कैसे करें? दृढ़ निश्चय से होगा सत्यता का पालन। और अगर तू इसमें भी विफल होता है, मैं तुझे एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट भाई? देख, तुझे ये सोच कि तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ समझा नहीं भाई। जैसे तू ऑफिस लेट पहुंचता है, बॉस से झूठ बोलता है, ट्रैफिक में फंस जाता है, ये वो, तो झूठ बोलने की बजाय तो झूठ के कारण को ही समाप्त कर और अपनी दिनचर्या सुधार, और देख तुझे झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैं समझ गया भाई। आगे का तो नमस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के बारे में। अस्ते अस्ते का अर्थ है चोरी न करना। भाई तो मैं यहाँ चोरी नहीं करता, इतना भी तो पूरा मैं नहीं हूँ। यहाँ तो मैं अस्तेय का पालन करता हूँ भाई। अब तुम मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में बताओ, ब्रह्मचर्य क्या होता है? पहले तो ये बता ब्रह्मचर्य समझता क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब भाई वही ना कि लड़कियों से दूर रहना, विवाह न करना और पूजा पाठ इत्यादि। भाई तेरी बातों से ऐसा लग रहा है तुझे अपनी संस्कृति का जरा भी ज्ञान नहीं। हमारे यहाँ तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और जिनमें से गृहस्थ को श्रेष्ठ माना गया है। तेरी इसमें कोई गलती नहीं, हमने अपनी खुद की शिक्षाओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। वैसे छोड़, मैं तुझे ब्रह्मचर्य के विषय बताता हूँ। हाँ भाई बता, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का गृहस्थ जीवन से दूर रहना नहीं है, अपितु ये तो एक जीवन शैली है जिससे किसी भी मानव की मानसिक उन्नति होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन एक संकल्प को के साथ ले। किसी भी स्त्री को देख अपने हृदय में काम वासना नहीं होता। अपने इंद्रियों का प्रयोग नियंत्रण में मैं हूँ शारीरिक। अपने मन के विचारों को काम से हटाकर अपने कार्य की ओर लगाना, लक्ष्य की ओर लगाना, मन को पवित्र रखना। मैं हूँ मानसिक ब्रह्मचर्य। अनुचित दृश्य सामग्री, अनुचित दृश्य सामग्री या किसी भी प्रकार के अन्य संगीत से स्वयं का बचाव कर अपने दृष्टि में हमेशा संयम और पवित्रता रखें। दृष्टि में ब्रह्मचर्य। मैं रणवीर यह संकल्प लेता हूं कि आज और अभी से तुम सबको अपने भीतर से कहीं जाने नहीं दूंगा। साथ ही मन, शरीर और दृष्टि से यह संकल्प लेता हूं कि आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। क्या हुआ भाई? क्या हो गया? भाई जान गया हूँ, अब तुम मुझे परिग्रह के बारे में बताओ। अपरिग्रह मुक्त होने की कला है। मुक्त होने की कला? कैसे मुक्त होने की कला? इससे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ भाई? मैं ना अभी संन्यास नहीं लेना चाहता, मैं अभी संसारिक जीवन को जीना चाहता हूँ। तो ये अपरिग्रह मेरे किस काम की? अपरिग्रह का संन्यास लेना नहीं है, बल्कि किसी भी बुरे चीज का संग्रह अपरिग्रह होता है। जैसे तो हर महीने नई टी-शर्ट खरीद लेता है, ऐसी ऐसी चीजें खरीद लेता है जिसका कोई यूज भी नहीं करता। अपने मन में ऐसे विचार रखे हैं, पुराने बुरे ख्याल रखे जो तुझे मुक्त कर देना चाहिए, जिससे तेरी मानसिक असंतुलन होती है।
इन सभी दुखों का कारण है। भाई प्लीज यार हेल्प कर दे भाई। अपने मन से इन बुरे ख्यालों को हटा, माफ कर, छोड़ और आगे बढ़ जा। और हाँ, रात को सोने से पहले तो ये विचार कर, क्या तुमने अपने मन में कोई ऐसे विचार रखे हैं जिसे तुझे मुक्त कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? सच्ची स्वतंत्रता किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि उससे मुक्त होने में है। तो अपने विचारों का स्वामी है, दास नहीं। हाँ भाई मैं सब समझ गया, मैं यम के बारे में तो समझ गया। अब तुम आगे के नियम जो बताए हैं उनमें तपस और ईश्वर प्राणिधान के बारे में बताओ। पहले तू शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय से क्या समझता है? हाँ भाई, संतोष और तपस से, शौच, संतोष और स्वाध्याय से मैं तो समझ रहा हूँ। यदि इसको आजकल के भाषा में बताए तो चलेगा ना भाई? हाँ बिल्कुल बताओ। शौच का मतलब होता है भाई कि शारीरिक मानसिक से आत्मा की शुद्धि, बाह्य और आंतरिक रूप से, ये दोनों रूप से आत्मा की शुद्धि हो जाए तो ये शौच के अंतर्गत आ जाएगा। यदि संतोष की बात करें भाई तो आज सभी लोग को पता है, एक सूक्ति भी उस पर फेमस है, संतोषम परम सुखम। संतोष जो है वो सुख का परम कारण होता है। लेकिन तू संतोष करेगा कैसे? भाई सिंपल है, किसी से तुलना नहीं करेंगे। अगर तुलना भी करेंगे ना तो अपने अच्छे के लिए करेंगे, जिससे मैं उत्थान की ओर जाऊं, आगे। तेरी बातों से ऐसा लग रहा है तुझे चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं फिर पूछूं, स्वाध्याय से क्या समझता है? स्वाध्याय का मतलब भाई होता है ये एक प्रकार का नियम का अंग है और इसका मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस। इसका मतलब होता है भाई कि अपने विचारों को, व्यवहारों को, भावना को, कर्म को कैसे निरीक्षण किया जाए। तो निरीक्षण करेगा कैसे? मैं अपने आप से भाई प्रश्न करूंगा कि मुझे गुस्सा आता है तो क्यों आता है। इसके साथ मैं अपने विचार से अपने कर्मों को देखूंगा कि मेरे कर्मों के आधार पर जो हमारा कर्म है उससे मैं उन्नति की ओर जा रहा हूं कि नीचे गिर रहा हूं। इस तरह से मैं स्वाध्याय का पालन करूंगा। स्वाध्याय बता तो सही ना, लेकिन पता है तुझे महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वाध्याय इष्ट देव का संप्रयोगम। स्वाध्याय से अपने इष्ट देव से एकत्र होना है। मैं तुझे तपस और ईश्वर प्रधान के विषय में बताता हूँ। हाँ भाई, तो ये तपस क्या है? तपस, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तपस से अपने शरीर और मन को शुद्ध होना है, क्योंकि हमारे अंदर से अशुद्धियां चल जाती हैं। तो क्या तपस का अर्थ तपस्या नहीं है? तपस्या होता तो है, परंतु अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल ही तो सबसे बड़ी तपस्या हो गई है। अपने आप को नियमित रखना, अपने मन को नियंत्रित रखना, यही सबसे बड़ी तपस्या हो चुकी है। हाँ भाई, तुम तो सही कह रहे हो। मैं अपने आलस को अंदर से जलाऊंगा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, तब जाकर के मैं तपस्या का कर सकता हूँ। भाई तो ये ईश्वर प्राणिधान जो है, ईश्वर में मन को लगाना ना होता है। हाँ, अपने मन को उस परम तत्व में स्थापित करना, अपने कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देना और अपने मन में ये विचार रखना कि मैं तो एक साधक हूँ, करता तो वो है। इस प्रकार को ईश्वर प्रधान करेगा। तो भाई मैं अपने आप को ईश्वर को कैसे समर्पित करूं? अपने अंदर से अहंकारों को समाप्त कर, अपने कर्मों को उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर, अपने बुरे अच्छे सभी परिणामों को उस ईश्वर के प्रति ही समर्पित कर, अपने आप को दोषी या अभिमानी समझना बंद कर। लेकिन भाई ये आज के समय में कैसे पॉसिबल है? मुझे कोरोना टाइम याद है। हाँ भाई, वो कौन भूल सकता है, वो बहुत भयानक समय चल रहा था। हाँ, ऐसी बात तो है नहीं कि उस समय ऑक्सीजन था ही नहीं। ऑक्सीजन तो सभी जगह है ना, लेकिन हमारा शरीर ही इतना संक्रमित हो चुका था कि हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा ही नहीं पा रहे। उसी प्रकार अगर आज हमारा मन इतना संक्रमित हो चुका है कि ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक पहुंच ही नहीं पाता, लेकिन
स्वीकार कर, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया कर। और रही बात संक्रमण की, तो यम नियम का पालन करेगा तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हाँ भाई, तुमने आज मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मेरे सारे प्रश्नों का हल मिल गया भाई। बहुत बहुत थैंक यू भाई। मित्रों का काम ही होता है ना। चल मुझे चलने की आज्ञा है। चल भाई। अहिंसा का पालन करें, न हिंसा मन में लाएं, दया करुणा भाव से सबको गले लगाएं। सत्य का पालन करें, प्रतिष्ठा वही बनाए, सत्यवादी ही यहाँ सम्मान में सम्मान सदा पाए। चलना सच्ची राह पर अस्तेय हमें सिखाता है, दूसरों के धन लोभ से दूर हमें कर जाता है। लोभ से दूर रहना परिग्रह हमें सिखाता है, संयम नियम सरलता से जीवन को सार्थक बनाता है। स्वाध्याय से तेज बढ़े मन पवित्र हो जाए। स्वाध्याय से तेज बढ़े मन पवित्र हो जाए। शास्त्रों का मनन करो, धर्म सत्य प्रीति बढ़े। धन्यवाद उन सभी कलाकारों को जिन्होंने इतनी संवेदनशीलता और प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से यम और नियम जैसे पूर्ण सिद्धांतों को जीवंत और जनमानस के करीब ला दिया। यह प्रस्तुति न केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम थी, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि योग केवल आसनों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे विचार, व्यवहार और जीवन शैली का आधार भी बन सकता है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम योगोत्सव मनाने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। परंतु यदि हम इस योगोत्सव के शुभ अवसर पर योग के आदि स्रोत स्वयं आदि योगी भगवान शिव का स्मरण और वंदन न करें तो यह आयोजन कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। जहाँ की हवा में और यह आयोजन भी तो काशी की उस पुण्य भूमि पर हो रहा है जहाँ काशी विश्वनाथ स्वयं विराजते हैं, जहाँ की हवाओं में हर हर महादेव की गूंज है और जहाँ का हर बच्चा शिव भक्ति में रमा हुआ है। ऐसे दिव्य वातावरण में योग के इस पवित्र पर्व की पूर्णता आदि योगी की उपासना के बिना संभव नहीं। रुद्राष्टकम वह स्तुति जो शिव की महिमा का दिव्य गान है। निर्वाण षटकम वह शंकराचार्य कृत स्त्रोत जो आत्मा की निर्विकारी स्थिति को दर्शाता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। यह प्रस्तुति केवल एक सांस्कृतिक आयाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, योग से शिव तक और शिव से आत्मा तक। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच के 4 प्रतिभाशाली कलाकारों को, निधि, अंशिका, नीतीश तथा दीपांशु, जो आदि योगी को समर्पित एक भावगर्भित और आध्यात्मिक प्रस्तुति आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। तो आइए तालियों की मधुर ध्वनि के साथ स्वागत करें उन कलाकारों का जो हमें आदि योगी की ऊर्जा से जोड़ने जा रहे हैं।